नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 13 अगस्त 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आज के अखबार में आए हुए प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पे। इसके तहत हम प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्नों को भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला आलेख है वो दिल्ली एडिशन पेज नंबर 1 से लिया गया है और जीएस पेपर 3 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी और आपदा प्रबंधन दोनों से इसका संबंध है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसके संदर्भ के बारे में बात करेंगे और संदर्भ के तहत हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से हाल के समय में कोविड-19 के खिलाफ जो पूरा काम चल रहा है उससे बचने के लिए जो विविध वैक्सीन के निर्माण की योजनाएं बनाई जा रही हैं, उसके संदर्भ में नई नई तकनीकों को अपनाया जा रहा है और इस नई तकनीक के संदर्भ में ही हम अब वायरस को कोविड-19 से रिलेटेड वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग की तरफ आगे बढ़े हैं। यानी अब हम पूरे वायरस की आनुवांशिक पदार्थों का अध्ययन करके वायरस के आनुवांशिक पदार्थ का अध्ययन करके वह किस प्रकार से मानव स्वास्थ्य पे अपना प्रभाव बढ़ा रहा है अथवा उसको जीनोम स्टडी के द्वारा किस प्रकार से उसको नियंत्रित कर सकते हैं, इस पर जो है काम किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखने जा रहे हैं कि ये जो पूरी खबर है जिसके तहत अब कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए CSIR द्वारा मेगा लैब्स की स्थापना की जाने वाली है, जिसमें वो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, ये क्या होता है इसको भी देखेंगे। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के द्वारा पूरे वायरस की जो है जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी और इसके माध्यम से कोशिश की जाएगी कि जिस प्रकार से ये वायरस जो है लगातार मानव को दुष्प्रभावित कर रहा है उससे बचा जा सके। इसी के साथ हम एक दो तीन कॉन्सेप्ट को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिसके आधार पर हम मेंस के प्रश्न के अभ्यास को भी करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसके तहत हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जीन क्या होता है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जीनोम क्या होता है और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग है या जिसे हिंदी में कहते हैं जीनोम अनुक्रमण, ये जीनोम अनुक्रमण क्या होता है। हाल के समय में जैसे कि वायरस को डिटेक्ट करने में, वायरस से बचने के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जा रहा है और किस प्रकार से अन्य विविध लाभों को इसके संदर्भ में देखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। संदर्भ मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से कोरोना वायरस के संदर्भ में एक बेहतर समझ बनाने के लिए अब जीनोम स्टडी का सहारा लिया गया है। ठीक है, जीनोम स्टडी का सहारा हम लेने जा रहे हैं, जिसमें एक तकनीक है जिसे कहा जाता है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी अगली पीढ़ी की सीक्वेंसिंग का तरीका, एक ऐसे अगली पीढ़ी का जीनोम सीक्वेंसिंग का तरीका जिसके माध्यम से संपूर्ण वायरस के जीनोम को स्कैन करके हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, इससे होगा क्या कि इससे हमें वायरस को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी और जिससे उसके उपचार में हमें सहायता मिलेगी। यानी हम करने क्या बने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं कि अब मेगा लैब्स के माध्यम से मेगा लैब्स की स्थापना की जाएगी CSIR के द्वारा और इन मेगा लैब्स के तहत जो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की जो तकनीक है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से ह्यूमन जीनोम में किया जाता था, मानव जीनोम में किया जाता था, अब उस तकनीक का प्रयोग किया जाने वाला है कोरोना वायरस को जीनोम सीक्वेंसिंग में, ताकि उससे रिलेटेड उपचार को हम कर सकें। अब वर्तमान में जो कोविड-19 का जो टेस्ट होता है वो आप सब लोग जानते होंगे, उसमें RT-PCR टेस्ट किया जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें जो एंटीजन होता है यानी कोविड-19 यानी कोरोना वायरस अगर किसी शरीर में जाता है तो वो एंटीजन के रूप में काम करता है और शरीर में उपस्थित इसी एंटीजन की पहचान की जाती है इस टेस्ट के द्वारा। लेकिन होता क्या है कि जो RT-PCR है यह संपूर्ण वायरस को स्कैन नहीं कर पाता है। इससे होता क्या है कि कई बार RT-PCR किए जाने के बावजूद भी इनकन्क्लूसिव टेस्ट मिलते हैं। ठीक है, यानी इनकन्क्लूसिव टेस्ट के तहत क्या होगा कि निश्चित तौर पे नहीं कह पाता वो कि वायरस से आप पॉजिटिव हुए हैं या वायरस से आप नेगेटिव हुए हैं। यानी कहने की बात क्या हुई कि चूंकि RT-PCR टेस्ट में पूरे वायरस का स्कैन नहीं होता है, इसलिए कई बार
टेस्ट किए जाने के बावजूद जो है हम स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं ला पाते हैं वायरस के खिलाफ। अब ये जो कमी है इसको दूर करने के लिए अब नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के माध्यम से वायरस की जो है पूरी जीनोम एडिटिंग की जाएगी, जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी, जिसके माध्यम से हम बेहतर उपचार कर सकते हैं। ठीक है। अब इससे एक और लाभ ये होगा कि हमें पूरी वायरस के इतिहास को समझने में मदद मिलेगी कि इस पूरा वायरस का विकास किस प्रकार से हुआ है, और इसके माध्यम से वायरस में जो लगातार परिवर्तन हो रहे हैं जिसको उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं, उसको भी हमें समझने में मदद मिलेगी। यानी कहने की बात क्या हुई कि अब हम वायरस से लड़ने के लिए नवीन जो तकनीकें हैं, नवीन उच्च तकनीकें, उनका प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसमें जीनोम सीक्वेंसिंग या जीनोम स्टडी महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब यहीं से प्रश्न उठ जाता है कि जीनोम क्या होता है। ठीक है, जीन क्या होता है, इससे पहले हम ये जानेंगे। इसी से रिलेटेड है डीएनए क्या होता है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम जानेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ये जीनोम अनुक्रमण क्या होता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो लगातार चर्चा में रहे हैं और इनको समझने की काफ़ी ज़रूरत है। ठीक है, तो जब जीन के बारे में बात की जाती है तो आपको ये समझना है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, जब बच्चे पैदा किए जाते हैं तो अपने आनुवांशिक पदार्थ का जो उनका जो डीएनए होता है, उनका जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है, वो जो है अपने बच्चों में हस्तांतरित किया जाता है। तो ये जो आनुवांशिक पदार्थ हैं, जैसे कि मान लीजिए बच्चे की आँख हो गई, या बच्चे के बाल हो गए, ठीक है, या फिर बच्चे के कान हो गए, इस तरीके की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने माता पिता से उसको समान रूप में देखने को आती हैं। तो ये जो आनुवांशिक पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है, उसमें जीन, जीनोम, ठीक है, डीएनए की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक पदार्थों के स्थानांतरण के द्वारा कार्य प्रक्रिया संपन्न होती है तो उसमें जीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जीन क्या हुआ, जीन किसी भी व्यक्ति में आनुवांशिकता यानी हेरिडिटरी, जिसमें एक कुछ गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, आनुवांशिकता की मूलभूत और कार्यात्मक इकाई होती है। जीन जो होते हैं वो डीएनए से मिलकर बने होते हैं जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने में भूमिका निभाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी जीन के बारे में बात कही जाएगी तो आपको एक शब्द याद रखना है कि इसकी हेरिडिटरी में महत्वपूर्ण भूमिका है, आनुवांशिकता में महत्वपूर्ण भूमिका है, और आनुवांशिकता को सफल बनाने में जीन की भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि ये डीएनए से बना होता है। ठीक है, डीएनए क्या होता है इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, जीन समझ में आया। अब हम देखने जा रहे हैं जीनोम क्या होता है। तो जीनोम के तहत जब यही जीन के आनुवांशिक पदार्थ को एक साथ शामिल कर लिया जाए, यानी डीएनए के साथ आरएनए आदि इन सब को एक साथ हम शामिल कर लें, तो उसको जीनोम कहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जीनोम क्या है, अनुवांशिक पदार्थ, चाहे वो डीएनए हो, आरएनए हो, इनका संयुक्त नाम है। ठीक है, जिसमें सभी जीन शामिल होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जीन क्या हो गया, तो जीन हमारी हेरेडिटरी के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और जब जीन, डीएनए, आरएनए इन सब को संयुक्त रूप से हम नाम एक देना चाहते हैं तो इसको कहते हैं जीनोम। ठीक है, तो जीन, डीएनए, आरएनए का संयुक्त नाम है जीनोम, और प्रत्येक जो जीनोम होता है यानी डीएनए, आरएनए, जीन, इसमें उस जीव विशेष से संबंधित सारी सूचनाएं समाहित होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया कि आनुवांशिकता से इसका संबंध है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डीएनए, आरएनए और जीन को मिला के देखा जाए तो वो जीनोम हो जाएगा, और प्रत्येक जीनोम में उस जीव विशेष से संबंधित, चाहे वो मानव हो या जंतु हो या वायरस हो, जैसे कि कोरोना वायरस, तो उसमें उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होगी। यही कारण है कि अगर हम कोरोना वायरस के जीनोम के बारे में अध्ययन कर लें तो उससे संबंधित सारी सूचनाएं हमें प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी जीव के जीनोम को पढ़ लें तो उससे संबंधित सारी आनुवांशिक सूचना मिल जाएगी। ठीक है, यही कारण है कि अब हम कोरोना वायरस का जीनोमिक स्टडी पर बल दे रहे हैं ताकि उससे रिलेटेड पूरी हिस्ट्री हमें पता चल जाए। ठीक है, अब अगर मानव के बारे में बात किया जाए तो जो मानव का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, मानव का जो जीनोम होता है, उसमें 3 बिलियन से ज़्यादा डीएनए के पेयर्स पाए जाते हैं। यूँ कह सकते हैं 3 बिलियन से ज़्यादा डीएनए पाया जाता है जो
ऐसी सभी कोशिकाओं में होता है जो केंद्रक से युक्त होती है। ठीक है, अगर इसको बहुत सरल शब्दों में कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि जो मानव की जो शरीर होता है, ठीक है, मानव का शरीर बहुत सारे अंगों से मिलकर बना होता है और ये जो अंग होते हैं वो बहुत सारे ऊतकों से मिलकर बना होते हैं। ठीक है, अब ये जो ऊतक होते हैं, ऊतक बहुत सारी कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, सेल, इसको कहा जाता है सेल। तो ये जो सेल है, इसी में एक दो प्रमुख क्षेत्र होते हैं। एक को कहा जाता है सेल का केंद्रक, ठीक है, सेल का न्यूक्लियस, और एक को कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो सेल का केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों में जो है डीएनए की उपस्थिति देखी जाती है, जो आनुवांशिक गुणों को कैरी करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए शरीर के मात्र एक सेल को भी ले लिया जाए जिसमें केंद्रक हो, तो हम बहुत आसानी से मानव के जीनोम के बारे में जान सकते हैं, मानव के जो आनुवांशिक सूचना है उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। अब ये जो प्राप्त किया जाता है, जो सूचना प्राप्त की जाती है, उसके लिए जीन और जीनोम मैपिंग की जाती है। ठीक है, जीन जीनोम मैपिंग का मतलब क्या हुआ, तो जीन मैपिंग में हम करेंगे क्या कि जीन जो है वो किस स्थान में है, ठीक है, दो जीनों के बीच की दूरी क्या है, इसकी पहचान के लिए हम विविध तकनीकों को लगाएंगे जिन्हें जीन मैपिंग कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें आनुवांशिक सूचना के बारे में जानना है तो हम इससे रिलेटेड बहुत सारी तकनीकों का प्रयोग करेंगे जिसे जीन मैपिंग कहते हैं। इसी प्रकार से जीनोम मैपिंग की जाती है, जिसका प्रयोग वैज्ञानिकों के द्वारा नए जीन की खोज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जाना कि जीन क्या होता है और यहाँ पे हमने ये भी जाना कि जीनोम क्या होता है। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है, जीनोम अनुक्रमण क्या होता है। ठीक है, तो जीनोम अनुक्रमण क्या है, तो जीनोम अनुक्रमण के तहत जो डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए क्या होता है अब इसको भी देखेंगे। डीएनए अणु के तहत जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है, जिसमें एडानिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन, ये जो है कुछ क्षार हैं जो उसमें पाए जाते हैं, इनके क्रम का पता लगाया जाता है और इसी में जो है आनुवांशिक सूचना देखने को मिलती है। ठीक है, और अगर इस डीएनए अनुक्रमण को पता कर लिया जाए कि ये जो है डीएनए में किस क्रम में है, उससे लोगों की बीमारियों का पता लगाया जा सकता है और उनका समय पर इलाज करने के साथ आने वाली पीढ़ी को भी रोगमुक्त किया जा सकता है। यही कारण है कि जो जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, जिसके तहत हम डीएनए में मौजूद जो तत्व हैं एडानिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन, इनके जो है क्रम का पता लगाते हैं, उसके माध्यम से हम बहुत सारी बीमारियों के बारे में पता लगा सकते हैं समय रहते हुए और उनका आसानी से इलाज कर सकते हैं। ठीक है, तो जीनोम एडिटिंग क्या होती है मैंने आपको बताई। अब हम देखने जा रहे हैं कि डीएनए क्या होता है। तो डीएनए क्या है, इसको फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये शरीर में पाए जाने वाला, कह सकते हैं अगर बहुत सरल शब्दों में कहें तो शरीर का एक प्रोटीन है, शरीर में पाया जाने वाला एक विशेष प्रोटीन है, जिसमें मानव और सभी जीनों का आनुवांशिक जो गुण हैं वो पाया जाता है। ठीक है, सारी जो हेरिडेटरी की जो कोड्स होते हैं वो डीएनए में पाए जाते हैं और ये डबल हेलिकल होता है। ठीक है, कुछ यूं करके इसकी संरचना होती है, दोहरी कुंडलित वक्राकार। ठीक है, कुछ यूं करके उसकी संरचना होती है। ठीक, और ज़्यादातर जो डीएनए होता है, ये मैंने आपको बताया, जो कोशिका होती है वो केंद्रक में होती है। ठीक है, जिसे नाभिक डीएनए कहते हैं, लेकिन कुछ जो है माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाई जाती है, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। ठीक है, अब ये जो डीएनए होता है ये कुछ अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसकी भी कुछ संरचनात्मक विशेषता है जिसे न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। ठीक है, जीनोम एडिटिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि जो है हम करते क्या हैं जीनोम एडिटिंग में, तो यही जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो चार होते हैं एडानिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन, इन्हीं के क्रम का पता लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड्स अणुओं से मिलकर बना होता है, जिसमें फॉस्फेट, शर्करा, नाइट्रोजन क्षार महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजन क्षार है इसके चार प्रकार होते हैं, एडानिन, थाइमीन, गुआनिन और साइटोसिन। ठीक है, अब अगर इसके बारे में हमें पता चल जाए, ठीक है, अगर हम डीएनए के बारे में बेहतर ढंग से जान लें, तो चूंकि इसमें आनुवांशिक जो है
सूचनाएं समाहित होती हैं, आनुवांशिक सूचनाएं पाई जाती हैं। इसलिए इसके माध्यम से किसी व्यक्ति की हम पहचान कर सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है उस स्थान पे था अथवा नहीं। ठीक है, साथ ही व्यक्तियों के मध्य जो बायोलॉजिकल रिलेशन होता है, ठीक है, माता पिता का रिलेशन जो होता है, उसकी भी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, डीएनए के माध्यम से अपराध की जांच कर सकते हैं, अज्ञात शवों की पहचान कर सकते हैं और वंश निर्धारण भी कर सकते हैं। ठीक, तो कहने की बात ये हुई कि जब आनुवांशिकता के बारे में बात कही जाएगी तो आनुवांशिकता के संदर्भ में आपको क्या क्या जानना इंपॉर्टेंट है। तो डीएनए के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, आपको जो है डीएनए के साथ जीन के बारे में पता होना चाहिए, जीन के साथ जीनोम के बारे में पता होना चाहिए और जीनोम के साथ आपको जीनोम अनुक्रमण के बारे में पता होना चाहिए। और चूंकि जितनी जो बातें हैं वो मेंस में लगातार पूछी जाती हैं, इसलिए आपको इसके बारे में परिभाषा के स्तर पे ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, अब डीएनए के बारे में पता होगा तो हम व्यक्ति के रूप के बारे में जान सकते हैं, वो कैसा है, उसके नेत्र के रंग के बारे में, त्वचा के रंग के बारे में। ठीक है, साथ ही उसकी बहुत सारी जानकारियां, जैसे उसे कौन कौन सी एलर्जी है, कौन से रोग के प्रति वो संवेदनशील है। ठीक है, इसका प्रयोग जो है आइरिस स्कैनिंग में किया जाता है, आँख की पुतली के स्कैनिंग में, रेटिना स्कैनिंग में किया जाता है। साथ ही जो उसकी बायोमेट्रिक पहचान है उसमें भी किया जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि डीएनए के बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, विशेषकर मनुष्य की पहचान को स्थापित करने के संदर्भ में। ठीक है, अब डीएनए हमने क्यों पढ़ा? तो डीएनए हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि हमें ये पता है कि जो जीनोम सीक्वेंसिंग होती है उसमें डीएनए में जो उपलब्ध जो तत्व होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स का जो है क्रम हम पता लगाते हैं और यही जो क्रम है वो हमें बहुत सारी आनुवांशिक सूचनाओं तक ले जाता है, जिसके माध्यम से हम बहुत सारा लाभ उठा पाते हैं। तो यही के चलते यही कारण कहा जाता है कि यदि हम आनुवांशिक सूचनाओं के बारे में जान लें, किसी भी जंतु की या किसी भी पौधे की या किसी भी जंतु की, किसी भी मानव की, किसी भी पौधे की, ठीक है, किसी भी अन्य जीव की या किसी भी वायरस या बैक्टीरिया की, अगर इसकी आनुवांशिक सूचना हम जीनोम अनुक्रमण से जान लें तो हमें बहुत सारे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से लाभ प्राप्त हो सकते हैं, कुछ लाभों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि 21वीं शताब्दी के लास्ट तक जो हमारा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2100 तक हो सकता है कि जो हमारी जो जैव विविधता है उसका लगभग 50% नष्ट हो जाए। ठीक है, और ये जो 50% नष्ट होने की आशंका जाहिर की जा रही है, इसको एक विशिष्ट टर्म से बोला जाता है, ठीक है, छठा, ठीक है, महान विलुप्ति। ठीक है, छठी महान विलुप्ति या 6th ग्रेट एक्सटिंक्शन। ठीक है, ये जो है यूपीएससी में भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो यह अनुमान लगाया जा रहा है या ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि 21वीं शताब्दी के अंत तक लगभग 50% जो जैव विविधता है वो नष्ट हो सकती है। और यही कारण है कि अब जो है इस विलुप्ति के परिदृश्य में, इस विलुप्ति की पृष्ठभूमि में यदि हम किसी भी जीव के बारे में आनुवांशिक सूचनाओं को प्राप्त कर लें जीनोम अनुक्रमण के द्वारा, तो हम उस जीव को फिर से जीवित करके, यानी क्लोनिंग आदि के माध्यम से फिर से जीवित करके जो है उसको बचा सकते हैं। तो पहला मतलब क्या हुआ कि जो व्यापक स्तर पे जो है जीवों के संहार की बात हो रही है, अगर जीनोम सीक्वेंसिंग जैसे तकनीक हमारे पास हो तो हम उसके माध्यम से आसानी से ऐसे जीवों को बचा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा विशेषकर जो औषधि जो क्षेत्र होता है, ठीक है, विशेषकर जो औषधि का जो क्षेत्र है उसमें जो है जीनोम सीक्वेंसिंग का काफ़ी महत्वपूर्ण लाभ है, जिसमें एक विशिष्ट प्रकार की औषधि के बारे में बात किया जाता है जिसे कहा जाता है प्रिडिक्टिव मेडिसिन, यानी भविष्यवाणी करने वाली दवाई। ठीक है, प्रिडिक्टिव मेडिसिन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीएनए से क्या होता है कि हम पूरे आनुवांशिक गुणों के बारे में जान लेते हैं, और जब हम जीनोम सीक्वेंसिंग करके डीएनए आरएनए जीन की पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो उस व्यक्ति को भविष्य में क्या बीमारी हो सकती है इसके बारे में भी अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति विशेष में होने वाली भविष्य की बीमारियों के बारे में अनुमान लगाने के बाद
उससे संबंधित जो है दवाइयों का निर्माण किया जा सकता है और फिर जो है उसका उपचार किया जा सकता है। ठीक है, तो इससे न केवल नवीन औषधियों को बनाया जाना संभव हो सकेगा, बल्कि अगर किसी व्यक्ति को किसी विशेष कोशिका या किसी विशेष ऊतक में कोई परेशानी है तो उससे रिलेटेड कोई विशिष्ट दवाई बनाकर हम जो है उसको लाभ पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इससे आगे चलकर जो है विशिष्ट दवाइयां बननी शुरू हो जाएंगी और पर्सनलाइज्ड दवाइयां बननी भी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अभी वर्तमान में जो दवाएं बन रही हैं वो सब पे एक से जैसा काम करती हैं और किसी व्यक्ति को जो है वो नुकसान भी पहुंचा सकती हैं, किसी व्यक्ति को लाभ भी पहुंचा सकती हैं। तो यदि भविष्य में व्यक्ति विशेष के संदर्भ में ये पता हो जाए कि वो व्यक्ति जो है किसके संदर्भ में एलर्जी है, उसको उस व्यक्ति के बारे में पता चल जाए कि उस व्यक्ति को भविष्य में क्या बीमारी हो सकती है, तो उससे बहुत आसानी से जो है ऐसी औषधियाँ बनाई जा सकती हैं जिससे उसको ठीक करने में सहायता मिल सकती है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मान लीजिए पौधों आदि के बारे में, पौधों आदि की आनुवांशिक सूचना को प्राप्त कर लिया जाए तो इससे हम जो है नए जैव ईंधन बना सकते हैं। ठीक है, नए बायोफ्यूल बना सकते हैं। ठीक है, जैसे जेट्रोफा वगैरह होता है ना, तो उसी प्रकार से नए जैव ईंधन बनाए जा सकते हैं और इससे हम कृषि उद्योग को भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जिससे रोग प्रतिरोधक, कीट प्रतिरोधक, सूखा प्रतिरोधक फसलों के विकास में सहायता हो सकती है। ठीक है, इसके तहत हम ये जान लेंगे कि कोई भी पौधा है, मान लीजिए गेहूं का पौधा है, तो गेहूं के में कौन कौन से ऐसे जीन हैं, कौन कौन से ऐसे जीन हैं जिससे गेहूं का पौधा बड़ा हो जाता है, कौन कौन से ऐसे जीन हैं जिसके गेहूं के पौधे में जो है ज़्यादा दाने आते हैं, कौन कौन सा ऐसे ऐसे जीन है जिसके माध्यम से गेहूं का पौधा जो है गर्मी में मरने लगता है। तो अगर ऐसे जीनों को जो है रिपेयर कर दिया जाए या ऐसे जीनों के संदर्भ में हम कार्य कर दें तो फिर जो है नए ऐसे फसलें बनाई जा सकती हैं जिसको कोई रोग ना लगे, जिसको कोई कीट ना खाए और जो पूरी तरीके से सूखा प्रतिरोधी हो सके। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीनोम सीक्वेंसिंग से बहुत सारे लाभ हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें व्यक्ति को लेकर जो है विशेष जो है रोग जो संरचना है या फिर रोग को लेकर जो संभावनाएं हैं वो पैदा हो सकती हैं, जिसमें चाहे मेंटल डिसऑर्डर हो, मानसिक मंदता हो, कैंसर हो, जो हृदय रोग हो, मधुमेह हो, हाई ब्लड प्रेशर हो या इसी से संबंधित कोई न्यूरोमस्कुलर ऑर्डर हो, कोई उसकी नस से संबंधित उससे कोई बीमारी हो। ऐसे भी जो हैं बीमारियां होती हैं, वो ज़्यादातर जो बीमारियां होती हैं वो डीएनए में होने वाले बदलावों के चलते होती हैं। ठीक है, डीएनए में होने वाले अवांछित बदलावों के चलते होती हैं। ठीक है, इन अवांछित बदलावों को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है जेनेटिक म्यूटेशन। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं उत्परिवर्तन, यानी एकाएक होने वाला परिवर्तन। तो अगर डीएनए में कोई एकाएक परिवर्तन हो जाए तो इससे जो है मानव को बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं और अगर जो है जीनोम सीक्वेंसिंग में हम पारंगत हो जाएं तो ऐसी बीमारियों का हम बहुत आसानी से इलाज कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि ना केवल मनुष्य बल्कि रोगों की भी जेनेटिक्स को समझने में मदद मिलेगी। जैसे कि अभी कोरोना वायरस के संदर्भ में हम देख रहे हैं ना, तो कोरोना वायरस का पूरा इतिहास जो है हम जीनोम स्टडी के द्वारा पढ़ लेंगे कि ये वायरस कैसे विकसित हुआ, इस वायरस में समय समय पर जो म्यूटेशंस देखे गए हैं, जो उत्परिवर्तन देखे गए हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं। तो इन सारे को समझ के जो है हम उसका बेहतर इलाज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ऐसे देश हैं जहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा है, जैसे कि भारत जैसे देश, अगर वो विविध जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, या विविध जो जंतु हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कर सकें तो उससे होने वाले लाभों के बारे में हम जान जाएंगे, जिससे आगे चलकर हमें राजस्व प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हल्दी है, तो हल्दी जैसे हो सकता है कि 100 पौधे और भी हों। ठीक है, इसी प्रकार से गाय है। ठीक है, तो गाय जो है ज़्यादा दूध देने वाली गाय की नस्लें हैं, तो हो सकता है हम ऐसी भी गाय की जीनोम सीक्वेंसिंग कर सकें जो और ज़्यादा दूध देती हो। तो इससे क्या होगा कि और ज़्यादा राजस्व संग्रहण करने में हमें सहायता मिलेगी। ठीक है, इससे साथ ही ये भी हो सकता है कि जो दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजाति हैं उनके संरक्षण में नया दृष्टिकोण होगा, जिसमें हम जो है उनके जीन डेटा बैंक को बनाना लगेंगे। ठीक है, अभी भी इस पे काम चल रहा है, जीन डेटा बैंक, जिसमें जो है विविध जो लुप्त प्राय जंतु हैं उनके जो जीन्स होते हैं, उनकी जो आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं उसको सुरक्षित करके रखा जाता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के जो है या किसी जंतु की अगर जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए तो वो जीव जो है
पिछले वर्षों में किस तरीके से वृद्धि किया है, किस तरीके से उसका विकास हुआ है उसको, और किस तरीके से उसको आगे बचा के रखना है, इसको समझने में सहायता मिलेगी। ठीक है, साथ ही जो है बड़ी मात्रा में इससे हम डाटा भी निर्माण कर सकेंगे, जिससे हम बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जो हम जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ इसमें बहुत सारी ऐसी चुनौतियां भी हैं जिनसे हमें निपटने की ज़रूरत है। ठीक है, कौन कौन सी चुनौतियां हैं? तो सबसे पहले तो यही चुनौती है कि अगर मान लीजिए हम व्यक्ति के आनुवांशिक गुणों के बारे में जान लें, ठीक है, यदि हम पौधों के बारे में सब कुछ जान लें और ये भी हमें पता चल जाए कि भविष्य में वो क्या करने वाला है, तो इससे बहुत सारे नैतिक मुद्दे खड़े हो जाएंगे, बहुत सारे सामाजिक मुद्दे खड़े हो जाएंगे, और विशेषकर जो है इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। ठीक है, दुरुपयोग के तहत जो है निजता के संबंध में जो है प्रश्न खड़े हो सकते हैं। ठीक है, जो आनुवांशिक जानकारी है वो असंवेदनशील तरीके से प्रयोग की जा सकती है, जिससे संपूर्ण मानव जाति के समक्ष कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। ठीक है, और इसके अलावा चाहे जीनोम सीक्वेंसिंग हो, चाहे जो है इसी से रिलेटेड चाहे डीएनए की रिलेटेड अलग अलग तकनीकें हों, ठीक है, ये सारी की सारी जो तकनीकें हैं वो बहुत महंगी तकनीकें। महंगी तकनीक का मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये अभी ही विकसित हुई है, तो जो गरीब जो देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनके सामने अफोर्डेबिलिटी का, ठीक है, अफोर्डेबिलिटी का संकट खड़ा हो जाएगा। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी या इसको हिंदी में कहते हैं वहनीयता। ठीक है, वहनीयता का संकट खड़ा हो जाएगा कि उसको अफोर्ड कैसे करें। जैसे कि अभी जो मैंने आपको बताया कि जो कोरोना वायरस के लिए जो हम जीनोम सीक्वेंसिंग करने वाले हैं, और इसके लिए जो नई एज की जो मशीनें मंगाई जाने वाली हैं, वो मशीनें जो हैं 5 से 10 करोड़ रुपए मूल्य में आएंगी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक मशीन 5 से 10 करोड़ रुपए मूल्य में आ रही है, तो अगर बहुत गरीब देश हैं, विकासशील देश हैं, तो वो किस प्रकार से ऐसी प्रौद्योगिकी को अफोर्ड कर पाएंगे। ठीक है, इससे जो है जो असमानता है उसके बढ़ने का लगातार खतरा विद्यमान है। ठीक है, जिसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके अलावा इसको लेकर जो है आईपीआर जो बौद्धिक संपदा है उसको लेकर भी बहुत सारे विवाद हो सकते हैं, जिसमें यदि मान लीजिए किसी संस्था ने कोई जीनोम सीक्वेंसिंग से रिलेटेड या उससे रिलेटेड कोई शोध किया, ठीक है, और बाद में जो है किसी दूसरे ने उसको अपने नाम से करा लिया, तो इसको लेकर जो है बहुत सारे पेटेंट संबंधी विवाद हो सकते हैं, जिनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके अलावा जो जो पूरा का पूरा जो अनुवांशिक डेटा जो उत्पन्न होगा, वो डेटा कैसे नियंत्रित किया जाए, उसको एक जगह से दूसरी जगह या एक देश से दूसरे जगह अगर ट्रांसफ़र किया जाए तो किस तरीके से किया जाए, इसको लेकर जो है पूरा विधिक ढांचा बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, वर्तमान में एक प्रोटोकॉल है जिसे कहा जाता है नगोया प्रोटोकॉल। ये 2014 में जापान का एक शहर है नगोया, यहाँ पे जो है इसको एक्सेप्ट किया गया था, और ये मुख्य रूप से जैव विविधता को लेकर प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो जैव विविधता को लेकर जो ये प्रोटोकॉल है उसमें जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाना है, जो पारंपरिक समुदाय हैं उनके आईपीआर का संरक्षण कैसे किया जाना है, इसको लेकर जो है पूरा एक फ्रेमवर्क दिया गया है। ठीक है, किसको क्या करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से जैव विविधता में जो ये बायोटेक्नोलॉजी की विविध जो तकनीकें हैं, जैसे कि जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह, उनका हस्तक्षेप जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके विनियमन करने के लिए एक नए प्रोटोकॉल की ज़रूरत है। ठीक है, कहने की बात क्या हुई कि भले ही कोरोना वायरस को लेकर हम जो है बहुत सारी स्टडीज़ कर रहे हों, हमने जो है जीनोम सीक्वेंसिंग तक की जो पहुंच है वो कोरोना वायरस तक पहुंचाई है, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर अभी भी बहुत सारी ऐसे प्रश्न और अभी भी बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जिनके निवारण की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये जो हमारा पूरा जो डिस्कशन है वो जीनोम सीक्वेंसिंग और उससे रिलेटेड जो तथ्य हैं उस पर केंद्रित है। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो आर्टिकल है उसका संबंध पेज नंबर 4 और पेज नंबर 11 से है। ठीक है, और इसको जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी से हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने कल भी बात की थी, जिसमें नागा पीस डील जो 2015 में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट किया गया था, नागा शांति समझौता 2015 में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ था एनएससीएन, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसाक मुइवा गुट और भारत सरकार के बीच। ठीक है, तो
2015 में ये समझौता हुआ था जिसमें एनएससीएन ने काफ़ी सारी बातें मानी थी, लेकिन अभी फिर से जो है इसको लेकर विवाद पैदा हो गया है, जिसमें एनएससीएन ने अभी कल ही के अखबार में हमने चर्चा की थी कि उसने जो है जो 2015 का जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है उसको लेकर उसका जो दस्तावेज है, उसका जो मसौदा है उसको सार्वजनिक कर दिया है, जबकि उसे सार्वजनिक नहीं किया जाना था। ठीक है, तो कल तो हमने बहुत कम उसमें बात की थी, आज हम जो है पूरा नागा जो शांति प्रक्रिया है, नागा समस्या, इस पूरे पे जो है विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, ताकि 1880 के दशक से लेकर 2020 तक, ये जो लगभग आप समझ लीजिए 200 साल से अधिक का जो काल है, इसमें किस तरीके से नागा समस्या डेवलप हुई इसको हम समझ लेंगे। ठीक है, तो पूरी नागा समस्या को हम समझ लेंगे और ये समझेंगे कि किस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाह रहा है कि हमें नागा जो डील हो रही है उससे बाहर रखा जाए। इसके अलावा जो NSCN IEM है, ठीक है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, IEM, इसाक मुइवा गुट, वो क्यों कह रहा है कि जो गवर्नर के जो राज्यपाल हैं RN रवि, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी 2015 की पीस डील में, उनको क्यों हटाना वो चाह रहा है, और किस प्रकार से जो दूसरे जो पॉलिटिकल गुट हैं वो उसको लेकर विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक संदर्भ है। मैंने आपको बता दिया कि नागा शांति प्रक्रिया से, नागा शांति वार्ता से अरुणाचल प्रदेश को बाहर रखने की मांग कही गई है और अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन द्वारा, और जो नागालैंड के जो गवर्नर हैं RN रवि, जो एक महत्वपूर्ण वार्ताकार रहे हैं, ठीक है, जो मैं एक महत्वपूर्ण वार्ताकार रहे हैं कई दशकों से नागा समस्या पर, इनको लेकर जो है विभिन्न जो नागा समूह हैं उनमें मतभेद पैदा हो गया है, और जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मुइवा गुट है वो कह रहा है कि इनको हटाओ, बल्कि दूसरे संगठन जो है इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अब हम बात कर लेते हैं नागा समस्या के बारे में। ठीक है, तो मूल रूप से जो नागा की जो समस्या है वो एक शब्द पे केंद्रित है, ठीक है, जिसे कहा जाता है नागालिम। नागालिम का मतलब क्या हुआ? ग्रेटर नागालैंड की मांग। ठीक है, तो नागा जो है एक जनजाति होने के साथ बहुत सारे जनजातियों का समूह है। ठीक है, नागा क्या है? बहुत सारी जनजातियों का समूह है, और इसमें से बहुत सारे जो संगठन हैं वो ऐतिहासिक तौर पे एक ग्रेटर नागालैंड की मांग पे डटे हुए हैं। ठीक है, इनमें से बहुत सारे संगठन, जिसमें NSCN IEM की महत्वपूर्ण भूमिका है, वो चाहते हैं कि हमारे लिए एक लैंड हो, हमारे लिए एक क्षेत्र हो, हमारे लिए एक देश हो, जिसे कहा जाए नागालिम या ग्रेटर नागालैंड। अब ये जो मांग है केवल यहीं तक सीमित नहीं है कि हमारे लिए नागालैंड होना चाहिए, बल्कि नागालैंड की इस मांग में नागालैंड के साथ, ठीक है, नागालैंड के साथ असम के बहुत सारे हिस्से, मणिपुर के बहुत सारे हिस्से, अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे हिस्से, और साथ ही साथ म्यांमार के बहुत सारे हिस्से शामिल हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो नागा समस्या है वो इस रूप में देखें तो एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय रूप भी लेने के लिए तत्पर है। ठीक है, और नागालिम की मांग को लेकर लंबे समय से जो है ये हिंसा कर रहे हैं, जिसके चलते ये समस्या और बहुत ज़्यादा चुनौतीग्रस्त हो गई है। ठीक है, तो नागालिम की समस्या से कहानी शुरू हुई है, और ये नागालिम की मांग कहाँ से पैदा हुई, क्यों पैदा हुई, इसको समझने के लिए हमें नागा समस्या की पृष्ठभूमि को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो 1881 से पूरी कहानी शुरू हुई है, जब 1881 में नागा हिल्स को ब्रिटिश इंडिया का भाग बनाया गया। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है कि 1881 में नागा हिल्स को ब्रिटिश इंडिया का भाग बनाया गया। तब से ही जो है विविध जो नागा समुदाय हैं वो चाह रहे हैं कि हमारी खुद का एक क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, अब हुआ क्या कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये कोशिश की कि ब्रिटिश इंडिया का भाग हम भले ही बन गए हों, लेकिन ये शुरुआत से ही बहुत सारे नागा समुदाय ऐसे समुदाय थे जो खुद को भारत का भाग नहीं मान रहे थे। ठीक है, और जब 1881 में जब ब्रिटिश इंडिया का भाग हुए तो बहुत सारे जो क्षेत्र हैं नागा समुदायों के, नागा जनजातियों के, वो अलग अलग राज्यों में बंटते चले गए। ठीक है, जैसे कि नागालैंड में अलग हो गया, असम अलग क्षेत्र हो गया, मणिपुर अलग क्षेत्र हो गया, अरुणाचल प्रदेश अलग क्षेत्र हो गया। तो ये तब से ही चाह रहे हैं, म्यांमार तो अलग था ही। ठीक है, तब से ये चाह रहे हैं कि जो विविध जो नागा समुदाय हैं वो एक छाते के अंदर आ जाएं। ठीक है, इसी के चलते हुआ क्या कि
1918 में एक क्लब का, एक संगठन का गठन हुआ जिसे कहा जाता है नागा क्लब। ठीक है, अभी नागा क्लब क्या है? नागा क्लब का सीधा ये मानना था कि वे भारत का अंग नहीं है और हमें अलग क्षेत्र चाहिए, अलग देश चाहिए। ठीक है, यही कारण है कि जब 1929 में साइमन कमीशन आया तो उनसे ये कहा गया कि आप जो है हमें ऐसा करिए कि हमें अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है, हम जो है आपके साथ नहीं रहना चाहते, हमको अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए जैसे हम पहले रहते थे। तो इन्होंने कहा कि हमें जो है 1881 से पहले की स्थिति में आने की ज़रूरत है और हम जो है ब्रिटिश इंडिया का भाग रहने की इच्छुक नहीं है। ठीक है, अब इसी से जो है नागा क्लब से ही आगे चलकर 1946 में एक और संगठन बना जिसका नाम था नागा नेशनल काउंसिल। ठीक है, तो 3 बातें आपको याद रखनी है। पहला, कहानी शुरू हुई 1881 में। ठीक है, फिर उसके बाद 1918 में जो है नागा क्लब का गठन हुआ और यही जो नागा क्लब है 1946 में नागा नेशनल काउंसिल के रूप में पैदा हो गया, नागा काउंसिल के रूप में संगठित हो गया। क्यों संगठित हो गया? तो सीधी सी बात है भाई, 1947 में जो है 1946 तक पता चल ही गया था कि भारत जो है किसी भी समय स्वतंत्र हो सकता है। तो उस स्वतंत्रता में जो है नागाओं को विशेष अधिकार प्राप्त हो, इसी के चलते 1918 का जो नागा क्लब है वो नागा नेशनल काउंसिल के रूप में संगठित हो गया। ठीक है, अब इसके जो नेता थे, इनके नेता का नाम था, याद रखिएगा, अंजामी फिजो। ठीक है, AZ फिजो। ठीक है, इनका नाम था AZ फिजो। ठीक है, बहुत प्रमुख नेता थे, नागा नेता, जिनके द्वारा जो है NNC में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। ठीक है, और जब 15 अगस्त आने वाला था उससे पहले ही इन्होंने जो है नागालैंड को कहा कि वो एक स्वतंत्र राज्य है और हमें नहीं मिलना भारत में। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने जो है मई 1951 में एक स्वतंत्र जनमत संग्रह भी किया और दावा किया कि 99.99% जो नागा हैं वो एक संप्रभु नागालैंड के समर्थक हैं, यानी अब चाहते हैं कि हमें अलग देश बना दिया जाए। ठीक है, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए 22 मार्च 1952 को जो ZAZ फिजो हैं, इन्होंने एक अंडरग्राउंड गवर्नमेंट, ठीक है, एक सरकार भी बनाई, नागा फेडरल गवर्नमेंट, और एक आर्मी भी बनाई, नागा फेडरल आर्मी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो NNC है उसके नेता फिजो जो हैं अब पूरी तरीके से स्वतंत्र होना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने सरकार भी बना डाली और इसके लिए जो है उन्होंने सेना भी बना दी। ठीक है, लेकिन भारत सरकार भी जो है तुरंत एक्टिव हुई, जिसने उन्होंने नागा संतोष को दबाने के लिए सीधे सेना को भेज दिया और 1958 में इसी के चलते आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, इसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। ठीक है, जिसके माध्यम से सेना को विशेष शक्तियां दी जाती हैं। ठीक है, उसका भी गठन किया गया। ठीक है, अब ये समस्या लगातार बनी रही और 1970-80 के दशक में तब और गहन हो गई जब NSCN का गठन हो गया मुइवा और खापलांग के द्वारा। ठीक है, अब इसको इस तरीके से समझिए कि हुआ क्या कि 1952 तक जो है फिजो जो है महत्वपूर्ण नेता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ कि सरकार ने जो है सेना भेज दी, सेना भेजने के बाद जो है अफस्पा लगा दिया, तो इससे जो है इनकी गतिविधियां कम होने लगीं और फिर आगे चलकर जो है इसको NSCN द्वारा, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड द्वारा आगे बढ़ाया, जिसके 2 प्रमुख नेता थे, एक का नाम था मुइवा, ठीक है, और दूसरे थे खापलांग। ठीक है, नाम याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं। अब हुआ क्या कि जैसे ही जो है असंतोष बढ़ रहा था तो एक तरफ तो सेना भेजी जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ ये भी कोशिश की जा रही थी कि शांति के माध्यम से, शांति वार्ताओं के माध्यम से जो है हम इस समस्या को सुलझा लें। ठीक है, इसके लिए हुआ क्या कि 1947 में ही असम के जो गवर्नर थे सर अकबर हैदरी, उन्होंने जो है पहल की। ठीक है, इसके लिए उन्होंने किया क्या कि उन्होंने NNC को देखा, उन्होंने देखा कि भाई फिजो वाले जो हैं वो तो काफ़ी उग्रपंथी लग रहे हैं, उन्होंने जो है काफ़ी कुछ करने के बारे में सोच रखा है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में उदारवादी उग्रवादी दोनों थे, उसी तरीके से NNC में भी उदारवादी थे और इन्हीं उदारवादियों के साथ जो है 9 पॉइंट एग्रीमेंट किया भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, उन्होंने कहा कि आप क्या ऐसा करिए कि हम आपको जो है स्वायत्ता वगैरह देंगे और आप जो है हमारे साथ आ जाइए। ठीक है, तो स्वायत्ता वगैरह के आधार पर जो है उनके साथ एक एग्रीमेंट कर दिया गया, हालांकि जो फिजो थे उन्होंने इसे नहीं माना। ठीक है, आगे चलकर जब लगातार जो है यहाँ इसके बारे में तो मैंने आपको कहानी बताई थी कि फिजो ने जो है नहीं माना और 1952 में जो है अपनी
अपनी सेना भी बना ली और अपनी सरकार भी बना ली। इसके प्रत्युत्तर में 1958 में जो है अप्सपा लगा दिया गया और जो है सेना भेज दी गई। अब जब सेना का प्रभाव ये हुआ कि उन्होंने जो है उसको दबाने में सफलता हासिल करी। यही कारण है कि 1960 में एक और संगठन, एक और एग्रीमेंट हुआ जिसको कहा जाता है 16 पॉइंट एग्रीमेंट। ठीक है, इसी के आधार पर जो है 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का गठन हुआ। ठीक है, अब ये जो एग्रीमेंट है इसको नागा पीपल्स कन्वेंशन के साथ साइन किया गया था। ठीक है, जो अगस्त 1957 में उदारवादी नागाओं द्वारा बनाया गया था और इसे भी एनएनसी ने नहीं माना था। ठीक है, तो नागा पीपल्स कन्वेंशन एनपीसी, इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या बात कर रहे हैं कि एनएनसी में दो गुट थे, एक फिजो वाला गुट था उग्रपंथी, एक उदारवादियों द्वारा गुट था जिनके साथ हुआ 9 पॉइंट एग्रीमेंट। अब इस 9 पॉइंट एग्रीमेंट को फिजो ने नहीं माना और अपना संघर्ष जारी रखा। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि सरकार ने इन्हीं उदारवादियों पर जो है ध्यान केंद्रित किया और इन्हीं उदारवादियों के साथ जो है 1960 में एक और समझौता कर लिया जिसके आधार पर नागालैंड का गठन हुआ। हालांकि एनएनसी जो है लगातार इस बात को नहीं मान रहा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब इसके बाद फिर क्या हुआ कि कोशिश किया कि शांति बनाए रखे जा सके। इसके लिए अप्रैल 1964 में एक पीस मिशन की स्थापना हुई जिसके चलते कुछ समय तक शांति रही, लेकिन 1967 में भी इसे त्याग दिया गया। ठीक है, अब ये जो शांति है फाइनली 11 नवंबर 1975 को हो पानी संभव हुई जब एक ऐतिहासिक शिलोंग अकॉर्ड साइन किया गया। ठीक है, और ये जो शिलोंग अकॉर्ड है इसके माध्यम से क्या किया गया कि शांति का प्रयास किया गया जिसमें एनएनसी के जो उग्रवादी पक्ष था उसके एक पक्ष द्वारा साइन किया गया और ये कहा गया कि जो एनएनसी है और जो इसके जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अब हथियार छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन फिर से वही हुआ कि भाई सारे लोगों ने नहीं माना और एक नेता थे इनके मुइवा, उन्होंने कहा कि हम इसे नहीं मानेंगे, जो उस समय चीन में थे, और उन्होंने जो है एक नया संगठन बना लिया एनएससीएन। ठीक, अब यही जो एनएससीएन है ये आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाता है। एनएससीएन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ठीक है, दो भाग में बढ़ गया। एक को कहते थे आईएम, इसाक और मुइवा। ठीक है, ये आदमियों दोनों व्यक्तियों का नाम है, इसाक चू और मुइवा, दो लोग हैं अलग अलग लोग। और के मतलब खापलांग। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो कहानी शुरू हुई थी नागा क्लब से, ठीक है, नागा क्लब से जो कहानी शुरू हुई थी अब वो एनएससीएन आईएम एनएससीएन के तक आ गई। ठीक है, शिलोंग समझौता क्या है तो ये मैंने आपको बताया कि एनएनसी के सदस्य के प्रतिनिधि मंडल ने असम के राज्यपाल से भेंट की और कहा कि हम संविधान को स्वीकार करेंगे, सशस्त्र विद्रोह को समाप्त करेंगे और सामान्य जीवन जिएंगे। लेकिन इसके बावजूद लगातार जो है एनएससीएन आईएम और एनएससीएन के द्वारा संघर्ष को जारी रखा गया। फाइनली 1997 में सरकार और एनएससीएन आईएम के बीच युद्ध विराम हुआ जिससे वार्ता प्रारंभ की गई। ठीक है, लेकिन फिर भी जो इसका जो दूसरा गुट था एनएससीएन के, इसने कहा कि भाई हमें इसको नहीं मानना। ठीक है, यानी हुआ क्या कि लगातार जो है सरकार कह रही है कि आप वार्ता कीजिए, लगातार जो है अलग अलग लोगों से वार्ता भी की जा रही है, लेकिन कोई ना कोई गुट ऐसा हो जाता है जो वार्ता नहीं करना चाहता है, लगातार हिंसा को जारी रखता है। ठीक है, यही जो है कहानी आगे भी बढ़ती है और फाइनली 2015 में आते हैं जब एनएससीएन द्वारा भारत सरकार के साथ एक शांति समझौता किया जाता है। हालांकि फिर भी एनएससीएन जो के है वो लगातार इसको नहीं मान रहा है। ठीक है, अब ये जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है इस पर मैंने कल भी बात करी थी, जो नागाओं के अद्वितीय इतिहास की बात करता है, सार्वभौमिकता की बात करता है और ये कहता है कि लोकतंत्र जो है उसमें संप्रभुता लोगों में होती है। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि एनएससीएन जो है ग्रेटर नागालैंड की मांग को त्याग दिया है और भारत के संविधान में निष्ठा व्यक्त कर रहा है। ठीक है, हालांकि सार्वजनिक तौर पर जो है अभी इसको अभिव्यक्त नहीं किया गया है। ठीक, क्योंकि इसको अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया। भले ही कल को जो है खबर जो आई थी उसमें एनएससीएन ने जो है इसके दस्तावेज को सार्वजनिक कर दिया है, लेकिन फिर भी उसकी शब्दावली को लेकर अभी भी जो है दोनों पक्षों में अपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन चल रही है। यही कारण है कि इसको लेकर अभी भी पूर्ण रूप से स्पष्टता का अभाव है। ठीक है, अब ये तो हमने देखा कि किस तरीके से 1881 से लेकर
2015 तक और या 2020 तक लगातार चीज़ें चल रही हैं। और ये चीज़ें लगातार इसलिए चल रही हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जिनको ध्यान में हमें रखने की ज़रूरत है। ठीक है, पहला चीज़ क्या है कि नागालैंड में नागा जो है कोई एक जनजाति नहीं है और बहुत सारी जनजातियां हैं। इसी के चलते अगर मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 में से 4 लोग समर्थन करते हैं तो 6 विरोध कर लेते हैं। अब वो फिर उन 6 को मनाते हैं तो उनमें से 4 विरोध करने लगते हैं। अगर 7 को मना लें तो 3 विरोध करने लगते हैं। तो इस तरीके से जो है एक मतता का अभाव नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें अंतर्राज्यता की प्रश्न है, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई हमें असम भी चाहिए, हमें मणिपुर भी चाहिए, हमें अरुणाचल भी चाहिए, म्यांमार भी चाहिए। तो इसके चलते मामला और जटिल हो जाता है, जिसका जो है सीमावर्ती राज्य विरोध कर रहे हैं। जैसे कि अब हमने देखा कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो विरोध कर रहा है और कहता है कि हमें नागा जो वार्ता प्रक्रिया है उसमें शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके अलावा क्या है कि लगातार जो है हमारी जो स्थिति है भारत और म्यांमार के नागाओं की वो अलग अलग है। इसलिए भले ही NSCN-IM कह रहा हो कि हम वहाँ के नागाओं को अपने पास लेके आएंगे, लेकिन फिर भी जो है वो साझा रूप में कभी भी सफल नहीं हो पाए हैं। ठीक है, इसके अलावा NSCN-IM ने भले ही जो है अभी समझौता कर लिया हो, लेकिन जो इसका दूसरा गुट है NSCN-K वो अभी भी जो है लगातार युद्ध में ग्रस्त है। ठीक है, इस तरीके से जो मामला है पूरा जटिल हो गया है, जिसको और बेहतर किए जाने के लिए हमें और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे कि क्या करना चाहिए, तो हमें जो है सभी नागाओं को साथ लेके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, पहली बात ये। दूसरा क्या है कि पहले जितने भी समझौते हुए हैं, चाहे वो सफल हुए या असफल, उनसे सीख लेने की ज़रूरत है ताकि हम बेहतर रूप में आगे बढ़ सकें। इसके अलावा चूंकि ये प्रक्रिया जो है, चूंकि ये जो समस्या है लगभग 200 साल का इतिहास का परिणाम है, इसलिए हमें इसमें बहुत सारे जो और दूसरे डायमेंशन है, कल्चरल, हिस्टोरिकल, जोग्राफिकल, इन सब को ध्यान में रखना चाहिए। और जो दूसरे क्षेत्र के जो नागा हैं, जैसे कि मणिपुर के नागे हो गए, अरुणाचल प्रदेश के नागा हो गए, उन सब के लिए हम चाहें तो एक एकीकृत स्वायत्त नागा क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कर सकते हैं, जैसे कि असम के बहुत सारे क्षेत्रों में की गई है, जैसे कि बोडोलैंड टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बोडोलैंड के लिए अलग स्वायत्त क्षेत्र, उसी तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा कल्चरली जो है उनके विकास के लिए एक सांस्कृतिक निकाय का गठन किया जा सकता है, विविध संस्थाओं का विकास किया जा सकता है, जो सैन्य संगठन हैं या ऐसे लड़ाके जो वापस आना चाहते हैं, लड़ाई से दूर हटना चाहते हैं, उनका पुनर्वास करना चाहिए। ठीक है, जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के द्वारा जो सेना को जो विशेषाधिकार वगैरह दिए गए हैं, उन पे पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। ठीक है, नागालैंड को जो विशेष दर्जा दिया गया है, उसमें नागालैंड के बाहर के नागाओं के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, संवैधानिक निकाय की स्थापना की जा सकती है। ठीक है, और इसके तहत जो भी किया जाए उसमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो नागालैंड की जो समस्या है उसका जो दूसरे जो राज्य हैं मणिपुर, उन पर जो है नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। क्योंकि कई बार ये देखने को आता है कि नागालैंड वगैरह जो है नागाओं द्वारा जो है ब्लॉकेड वगैरह की घोषणा कर दी जाती है, रास्ता बंदी, NH बंदी की घोषणा की जाती है, और इसके चलते जो है मणिपुर आदि को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो नागा समस्या है इसको कई पक्षों को ध्यान में रख के समझौते की ज़रूरत है, सुलझाने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो पेज नंबर 7 से लिया गया है, उसका संबंध पर्यावरण और पारिस्थितिकी से है। ठीक है, यह जो पूरा आर्टिकल है यह बाघ संरक्षण की दिशा में और क्या प्रयास किए जाने हैं इसके बारे में बात करता है। और इसका संदर्भ यह है कि 29 जुलाई को, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जो बाघों की जो जनगणना जारी की गई उसमें बताया गया कि भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा बाघों में से एक देश है। ठीक है, और ये 1970 में लगभग 2,000 थे, लेकिन वर्तमान में इसे 3,000 से अधिक कर दिया गया है। ठीक है, अब लेखक का क्या तर्क है? लेखक का तर्क यह है कि भारत ने बाघ संरक्षण की दिशा में काफ़ी अच्छी कोशिश की है, लेकिन हम और भी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि लेखक का ये अनुमान है कि भारत में लगभग 10 से 15,000 बाघों की क्षमता है और भारत को इसको अचीव करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो क्या बताया? तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि बाघ संरक्षण की ये तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, भारत में बाघ संरक्षण के जो प्रयास हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और 1970 से ये शुरू हो गए थे।
ठीक है। लेखक के अनुसार जो 1970s के काल में एक तो प्रोजेक्ट टाइगर की जो प्रारंभ किया गया उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके अलावा दो विशिष्ट कानूनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है वन संरक्षण में, बाघों के संरक्षण में, जिसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है। इसमें राजनीतिक नेतृत्व और फील्ड प्रयासों की भी भूमिका है, जैसे बहुत सारे वन्य जीव अधिकारी, उन्होंने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है। बावजूद इसके कि भारत को 1970 से 2000 के दौर में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि भारत में अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट थी वह काफ़ी कम थी, जो लोग थे और सरकारें थी वो वनों पे बहुत ज़्यादा निर्भर थी। ठीक है। इसके अलावा जो है गरीब लोगों को जो है जीवों पे निर्भर रहना पड़ता था, इसके लिए वो शिकार वगैरह किया करते थे। इसके बावजूद जो है हमने 70s के दशक में 2000 तक के दशक में काफ़ी अच्छी कोशिशें की। ठीक है। हालांकि लेखक ने ये आलोचना की है कि 2000 के पश्चात हमने जो है पॉलिटिकल जो नेतृत्व है उसमें कुछ कमी आई और जो नौकरशाही है वन विभाग की जो भूमिका थी वो बढ़ गई, जिससे बाघ संरक्षण में कुछ नकारात्मकता देखी गई। ठीक है। जैसे कि 2005 में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि सरिस्का टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में है, वहाँ पे बाघों के लुप्त होने की जो घटना है काफ़ी चर्चा में रही थी। ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि बाघों के संरक्षण को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे प्रयासों की घोषणा हुई, जिसमें टाइगर टास्क फोर्स महत्वपूर्ण है। तो कहने की बात क्या है, तो महत्वपूर्ण बात यह है कि लेखक जो हैं बाघ संरक्षण के संदर्भ में काफ़ी बातें कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि बाघ संरक्षण के लिए हमें और प्रयासों की भी ज़रूरत है। ठीक है। तो कौन कौन से प्रयास करने महत्वपूर्ण है भाई, तो सबसे पहले तो ये कहते हैं कि जो बहुत सारी हमने संगठन बना दिए हैं, चाहे वो टाइगर फोर्स हो, ठीक है, चाहे वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हो, ये जितनी भी संस्थाएं हैं इनको और बेहतर करने की ज़रूरत है। ठीक है। इसके अलावा वर्तमान में जो हमारा जो टाइगर रिजर्व वाला जो अप्रोच है वो इस तरीके का अप्रोच रहा है कि जहाँ पे ज़्यादा बाघ हैं वहाँ पे हम ज़्यादा खर्चा करते हैं, जहाँ पे कम बाघ हैं वहाँ पे हम कम खर्चा करते हैं। वो लेखक ये कहते हैं कि जो कम जहाँ पे खर्चा कर रहे हैं उसमें भी जो है हमें ज़्यादा खर्चा करके सभी क्षेत्रों में समान रूप से खर्च किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कम बाघ संरक्षण वाले जो क्षेत्र हैं वो भी पोटेंशियल क्षेत्र हैं और अगर वहाँ पे बेहतर ढंग से खर्च किया जाए तो वहाँ पे बाघों की संख्या बढ़ सकती है। ठीक है। इसके अलावा जो है हमें डाटा को लेकर पारदर्शिता की ज़रूरत है, जो टाइगर मॉनिटरिंग वगैरह होती है इसको और बेहतर करने की ज़रूरत है और इसमें स्वतंत्र जांच करी जानी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो 2000 के पश्चात सन 2000 के पश्चात जो लाल फीताशाही नौकरशाही जो बढ़ गई है उससे बचने की ज़रूरत है। ठीक है। इसके अलावा लेखक ने यह भी आलोचना किया है कि वर्तमान में हमारा ध्यान जो है बाघों पर तो है ही, लेकिन साथ में दूसरे अन्य कैट्स पे भी आ गया है, जैसे कि हम जो है चीते को ला रहे हैं भारत में, जैसे कि हमने जो है स्नो लेपर्ड्स को लेकर कोशिशें करनी शुरू की हैं। तो लेखक का ये मानना है कि अगर आप बाघ की संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो बाघों पे ही आपको फोकस करना चाहिए, और अगर आप स्नो लेपर्ड के बारे में, अफ्रीकी चीतों के बारे में जो है इसको लागू करना चाहते हैं तो इसके लिए अलग से ध्यान देने की ज़रूरत है, इसको बाघ संरक्षण योजना के साथ क्लब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसके अलावा उनका ये भी मत है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट टाइगर को अकेले रूप में ना चला के दूसरे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट हैं या दूसरे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कार्यक्रम हैं उससे जोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे जीव होते हैं जो पूरे इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं और केवल बाघ के ही संरक्षण को करेंगे तो दूसरे जीव जो हैं वो लुप्त हो सकते हैं। कहने की बात क्या हुई कि बाघ के संरक्षण के साथ दूसरे जीवों के संरक्षण को भी हमें करने की ज़रूरत है और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा उनका ये तर्क है कि हमें निजी क्षेत्र की भूमिका, क्षेत्रीय समुदायों की भूमिका, एनजीओज़ की भूमिका, इन सब की भूमिका को भी बढ़ाने की ज़रूरत है, और विशेषकर जो रिसर्च का क्षेत्र है, एजुकेशन का क्षेत्र है, टूरिज्म का क्षेत्र है, संघर्ष निवारण क्षेत्र है, वहाँ पे जो है इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाघ संरक्षण में हमने काफ़ी अच्छी कोशिशें की हैं, लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको करने की ज़रूरत है। ठीक है। चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। ये एक एडिटोरियल है जिसमें लंबे समय से भारत में
भारत के साथ वैश्विक स्तर पे जो है एक समस्या देखी जा रही है, जिसमें अमेरिका और चीन जो हैं वो विविध प्रकार के, आप कह सकते हैं, कोल्ड वॉर 2 में एंगेज हो चले हैं। इसमें टेक्नोलॉजी भी एक महत्वपूर्ण तेज फेज है, टेक्नोलॉजी भी एक बहुत महत्वपूर्ण एरिया है। और जो चीन की जो कंपनी हुआवे, ठीक है, या हुआवे भी कह सकते हैं उसको, हुआवे, उसने जो 5G नेटवर्क लॉन्च किया है उस पे जो है यूएस ने प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, अब यूएस के प्रेशर में दूसरे यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूके वगैरह, उन्होंने भी जो है हुआवे की गतिविधियों को नियंत्रित करने की घोषणा की है। और चीन अमेरिकी तकनीक युद्ध में अब 2027 तक यूके ने कह दिया है कि हुआवे जो कंपनी है वो अपने 5G नेटवर्क को वापस ले जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो ये टेक्नोलॉजिकल जो वॉर जो चल रही है यूएस और चीन के बीच, अब इसका स्पिल ओवर हो गया है, ये जो है फैल गई है यूरोप में। और यही जो है ये लेखक ने अपने लेख के माध्यम से बताया है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अमेरिकी दबाव के चलते लगातार ये देखा जा रहा है कि जो चीन यूरोप जो संबंध हैं उन पे व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, जिसके चलते जो है हुआवे की जो यूरोप में जो गतिविधियां हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, यूके, इन सब ने जो है कोशिश की है कि जो हुआवे का जो 5G जो नेटवर्क है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। ठीक है, अब हुआवे जो है बहुत बड़ी कंपनी है, हालांकि ये यूरोप पर जो है मुख्य रूप से निर्भर है और 1/4 से जो ज़्यादा जो व्यापार है उसका यूरोप में होता है। यानी कहने की बात क्या हुई कि अगर तकनीकी युद्ध में यूएस चाहे तो यूरोप के माध्यम से भी जो है चीन पर दबाव डालने की स्थिति में आ गया है। ठीक है, इसके चलते क्या हुआ कि यूरोपियन यूनियन से जो है चीन का कई मुद्दों पर लगातार संघर्ष चल रहा है, बावजूद इसके कि दोनों के व्यापारिक संबंध काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, जैसे कि कोविड-19 को लेकर जो है चीन की इमेज जो है पूरी दुनिया में खराब हुई है, जिसके चलते कई देश ये मानते हैं कि चीन ने जानबूझकर जो है सूचना को छुपाया है। इसके अलावा हांगकांग जो लंबे समय से जो है ब्रिटिश उपनिवेश था, ठीक है, और इसको जो है वन कंट्री टू सिस्टम, एक देश दो व्यवस्था के तहत संचालित किया जा रहा था चीन के नियंत्रण में। और अभी हाल में जिस तरीके से चीन ने हांगकांग पे अपने नियंत्रण को बढ़ाने के लिए कोशिशें करनी शुरू कर दी हैं, उसको ध्यान में रखते हुए कई सारे देशों ने इसकी आलोचना की है। इसके अलावा चाहे साउथ चाइना सी डिस्प्यूट हो, ठीक है, या फिर जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र हो, इसको लेकर भी जो है चीन ने लगातार आक्रामकता दर्शाई है, जिससे पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर है इसको खतरा पैदा हो गया है। यही कारण है कि ज़्यादातर जो राज्य हैं अब वो चीन से एक दूरी बनाने की नीति को अपना रहे हैं। अब ये जो पूरी जो पृष्ठभूमि है वो उसमें भारत के रुख को भी जानना महत्वपूर्ण है, जिसमें ये लेखक का ये मत है कि जिस प्रकार से चीन का संघर्ष बढ़ रहा है उसमें हो सकता है कि जो 5G ट्रायल्स किए जाएं उसमें हुआवे कंपनी को अनुमति ना दी जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन यह पूरा जो तकनीकी जो युद्ध चल रहा है यूएस, चीन और अब जिस तरीके से इसमें यूरोप भी शामिल हो गया है, उसमें भारत को काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि तकनीकी क्षेत्र में जो है हम काफ़ी निर्भर हैं चीन पर। ठीक है, तो कहने की बात क्या हुई कि अगर जो है भारत को भी इस तकनीकी जो पूरी जो परिदृश्य चल रहा है इसमें अपनी भूमिका निभानी है, तो आवश्यक है कि हम और आत्मनिर्भर होने की तरफ आगे बढ़ें। ठीक है, अब विदेशी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, इसी क्वेश्चन को जो है इस लेख में आगे बढ़ाया गया है, जिसमें बताया गया है कि अगर हमें एक आत्मनिर्भर विदेश नीति का पालन करना है तो क्या किए जाने की ज़रूरत है। ठीक है, इसमें दो शब्द इन्होंने महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखे हैं। पहला क्या है, पहला तो ये कहते हैं कि भारत ने 1947 से लेकर अब तक रणनीतिक स्वायत्तता को लगातार बना के रखा है और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को भी लगातार बनाए रखने की कोशिश की है। ठीक है, एक चीज़ ये बोलते हैं। दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि अभी वर्तमान का जो दौर है जिसमें कोल्ड वॉर 2.0 और चीन के साथ संघर्ष बढ़ रहा है, उसमें हमें क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो लेखक का मत है कि रणनीतिक स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता को भारत ने स्वतंत्रता के बाद से ही पालन किया है, चाहे वो 1947 से 1991 का द्विध्रुवीय विश्व यानी कोल्ड वॉर एरा हो, 91 से 2008, यहाँ पे 2008 आएगा, 2008 तक का
यूनिपोलर वर्ल्ड हो जिसमें यूएस का वर्चस्व था, या फिर 2008 के पास मल्टीपोलर वर्ल्ड हो। ठीक है, इन सब में जो है भारत ने कोशिश की कि हम अपनी रणनीतिक स्वायत्ता को बना रखें, यानी आंतरिक और विदेशी मामलों में स्वतंत्रता से निर्णय ले सकें। साथ ही हमने समय पड़ने पर दूसरे देशों से सहायता भी ली है। ठीक है, कैसे? तो 1962 में जब हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा अमेरिका से सहायता की अपील की गई। 1971 में जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो इंदिरा गांधी द्वारा यूएसएसआर से शांति, मित्रता और सहयोग की संधि की गई। इसके अलावा 99 में जब कारगिल वॉर की स्थिति आ गई थी तब हमने अमेरिका से कहकर पाकिस्तान पर दबाव डलवाया। तो कहने की बात यह है कि हमने जो है रणनीतिक स्वायत्ता और आत्मनिर्भरता के तहत समय समय पर दूसरों से सहायता भी ली है, और यही भारत की रणनीतिक स्वायत्ता का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जिसको टेक्निकल टर्म में रियल पॉलिटिक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? रियल पॉलिटिक। ठीक, अब वर्तमान में जो संघर्ष का दौर चल रहा है, चीन के साथ संघर्ष चल रहा है, उसको लेकर भारत की सुरक्षा चुनौतियां जो है लगातार बढ़ रही हैं। यही कारण है कि हमें क्या करने की ज़रूरत है। तो पहली चीज़ तो यह है कि हमें रणनीतिक स्वायत्ता को लगातार बनाए रखने की ज़रूरत है। ठीक है, जिसमें हमें अमेरिका आदि से संबंध तो बनाने चाहिए, उनके साथ संबंध बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन केवल और केवल अमेरिका पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें संबंधों में विविधता लाने की ज़रूरत है। ठीक है, इसको कहते हैं मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी। ठीक है, यानी बहुदिशात्मक कूटनीति, मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी, बहुदिशात्मक कूटनीति अपनाने की ज़रूरत है, जिसमें हमें अपने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, ठीक है, जैसे कि आर्थिक सहयोग, आर्थिक क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में अपने सहभागियों को बढ़ाना है और एक संबंधों का व्यापक जाल बनाना है, ताकि आत्मनिर्भरता और रणनीतिक स्वायत्ता हमारी लगातार बनी रहे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि भले ही कितनी भी संघर्ष का दौर आ जाए, भारत के लिए रणनीतिक स्वायत्ता और आत्मनिर्भरता बनाए रखनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करनी है। एब्सिसिक एसिड एक प्रमुख पादप हार्मोन है जिसके द्वारा पौधों की विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। एब्सिसिक एसिड के द्वारा बीज और कलियों के विकास का नियंत्रण, पौधों के अंगों के आकार का नियंत्रण आदि किया जाता है। एब्सिसिक एसिड की भूमिका विशेषकर पर्यावरणीय तनावों के सापेक्ष पौधों में अनुक्रिया करने के संदर्भ में देखी जाती है, जैसे कि सूखा, मृदा लवणता, ठंड के विरुद्ध प्रतिरोध, जमा देने वाली स्थितियां, बेहद गर्मी और अत्यधिक धातु सहनशीलता आदि। तो ये तीनों के तीनों जो कथन हैं वो एब्सिसिक एसिड के संदर्भ में सही है, और इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ये क्वेश्चन हमने क्यों लिया? तो क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि आज पेज नंबर 5 में साइंस टेक्नोलॉजी का एक आर्टिकल आया है, जिसमें IISER भोपाल, जो एक भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक मेजर इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे एक रिसर्च की गई है जिसमें एब्सिसिक एसिड किस प्रकार से पौधों के विकास में भूमिका निभाता है, इसको बेहतर रूप से समझने का प्रयास किया गया है। और ये तीनों जो पॉइंट बताए, ये तीनों के तीनों जो है एब्सिसिक एसिड के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ लेंगे तो आप एब्सिसिक एसिड के बारे में समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन या कथनों की पहचान करनी है। बेलारूस पश्चिमी यूरोप का एक स्थल आबद्ध या लैंड लॉक्ड कंट्री है। यह पूर्ववर्ती यूएसएसआर या सोवियत यूनियन का भाग रहा था। तो इसमें जो है पहला कथन गलत है, क्योंकि ये पश्चिमी यूरोप नहीं, पूर्वी यूरोप का एक लैंड लॉक कंट्री है और ये यूएसएसआर का भाग था, ये सही है। ठीक है, तो केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब ये क्यों लिया? तो आज जो है ये पेज नंबर 6 पर जो है इससे रिलेटेड एडिटोरियल आया है, जिसमें बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में चुनावों के बाद जो है व्यापक हिंसा देखी गई है। ठीक है, तो काफ़ी हिंसा यहाँ पे देखी जा रही है, जिसके चलते बेलारूस चर्चा में है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। बेलारूस जो है पूर्वी यूरोप का एक लैंडलॉक कंट्री है, जो रूस, यूक्रेन, पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया ये देश हैं, इनसे घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, भारत में हल्के लड़ाकू विमान लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स LCH के संदर्भ में हमें सत्य कथन या कथनों की पहचान करनी।
भारत में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एलसीएच का स्वदेशी रूप से विकास हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड हॉल के द्वारा किया गया है और ये एक मल्टी रोल युद्धक हेलीकॉप्टर यानी बहुत सारी भूमिकाएं निभा सकता है। यह विश्व के सबसे हल्के आक्रमण करने में सक्षम हेलीकॉप्टरों में से माना जाता है। इसे विशेषकर उच्च तुंगता यानी हाई एल्टीट्यूड यानी बहुत अधिक ऊंचाई, उच्च तुंगता मतलब अधिक ऊंचाई, हाई एल्टीट्यूड वाले पर्वतीय युद्ध क्षेत्रों में प्रयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो ये जो है तीनों के तीनों जो हैं कथन इसके सही हैं। ठीक है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर क्या होता है, ये तीनों के तीनों कथन इसमें सही हैं। और पेज नंबर 9 में इस पे रिलेटेड आर्टिकल आया है जिसमें भारतीय वायुसेना द्वारा लेह के क्षेत्र में 2 हल्के लड़ाकू जो युद्धक विमान हैं उनको लगाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पक्कई टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, तो पक्कई टाइगर रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ये भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व में स्थित है। इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन या कथनों की पहचान करनी है। संकटग्रस्त हॉर्नबिल के लिए अरुणाचल प्रदेश एक प्रमुख आवासीय क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश द्वारा सुभेद ग्रेटर हॉर्नबिल को अपने राज्य पक्षी के रूप में मान्यता दी गई है। हॉर्नबिल का शिकार मुख्य रूप से इनकी ऊपरी चोंच और पंखों के लिए किया जाता है जिसको सिर पर मुकुट की तरह धारण किया जाता है। हॉर्नबिल को पूर्वोत्तर के कुछ समुदायों द्वारा सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में देखा जाता है जिसमें अरुणाचल प्रदेश की नीशी जनजाति प्रमुख है। तो ये सभी के सभी कथन सत्य हैं। अब ये 2 क्वेश्चन हमने क्यों लिए, तो आज के अखबार में पेज नंबर 11 पे जो है इससे रिलेटेड आर्टिकल आया है जिसमें जो हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश में जो ग्रेटर हॉर्नबिल वगैरह पाए जाते हैं उनको जो है खतरा पैदा हो गया है फॉरेस्ट लॉस के चलते। ठीक है, और इसमें जो है एक सैटेलाइट आधारित एक स्टडी की गई है, उसी पे पूरा आर्टिकल है। ठीक है, तो हॉर्नबिल क्या है ये जो है और किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में इनकी स्थिति है और विशेष रूप से पक्कई टाइगर रिजर्व जो अरुणाचल प्रदेश का है वहाँ पे जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करनी है। ASCI एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया भारत में विज्ञापन उद्योग से संबंधित एक स्वविनियामक स्वैच्छिक संगठन सेल्फ रेगुलेटरी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। यह एक गैर सरकारी निकाय है। यह मुख्य रूप से विज्ञापन क्षेत्र में स्वविनियमन के लिए काम करता है ताकि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो कथन हैं वो सही है और ये जो है एडवर्टाइजिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। ठीक है, आज के पेज नंबर 15 पे से रिलेटेड न्यूज़ आई है जिसमें जो मिसलीडिंग एड्स होते हैं, ठीक है, जो उपभोक्ताओं को जो है गुमराह करते हैं, ठीक है, गुमराह करने वाले जो एड्स हैं उन पे नियंत्रण के लिए एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जल्द ही एक पहल की जाने वाली है। ठीक है, चलिए लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आमतौर पर समाचार में रहने वाला Rio+20 क्या है? यह धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर UN सम्मेलन है। यह विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक है। ये जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल इंटर गवर्नमेंटल पैनल है या फिर ये जैव विविधता पर कन्वेंशन के देशों का सम्मेलन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे UN का एक सम्मेलन है जो 1992 में एक समिट हुआ था जिसको कहा जाता है पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, 1992 में जो है सतत विकास के संदर्भ में एक सम्मेलन हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। उसी के 20 साल होने के अवसर पर जो है Rio+20 आयोजित किया गया था जो भारत में विश्व स्तर पे सतत विकास को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल है। ठीक है, चलिए अब अगले मेंस के क्वेश्चन कर लेते हैं। इन 2 क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। जीनोम और जीवोम अनुक्रमण क्या है? हाल के वर्षों में जीनोम अनुक्रमण के बढ़ते अनुप्रयोग के उदाहरणों को देते हुए इससे संबंधित लाभ और चुनौतियों की उदाहरण सहित व्याख्या करनी है आपको। 150 शब्द 10 अंक। 2015 में नागा शांति समझौता फ्रेमवर्क एग्रीमेंट होने के बावजूद अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हैं जिनके निवारण की आवश्यकता है। भारत में नागा समस्या व विविध शांति वार्ताओं की प्रक्रिया को समझाते हुए व्याख्या करें। ये आपको 250 शब्द और 15 अंक में लिखना है।
ठीक है। तो दोनों के दोनों जो है क्वेश्चन एकदम सीधे हैं और दोनों पे जो है हमने काफ़ी व्यापक चर्चा की है। ठीक है। तो ये पूरे आर्टिकल को, ये पूरा जो हमारा डिस्कशन है, इसको ध्यान में रखते हुए आप इसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो आज के डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए बायजूस IAS में। धन्यवाद।